हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9th एनसीईआरटी। चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में आप सबसे पहले जानेंगे फोर्स क्या है। मतलब जब आप कोई भी, जैसे ये दरवाज़ा है रूम का, इसको अगर आप पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो इसमें एक फोर्स लगता है। मतलब फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स a pull or a push on a body is known as force। अब फोर्स किसमें लग सकता है? पुशिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग, ये सब मिलाकर क्या लगता है? इसमें फोर्स लगता है। अब फोर्स के इफ़ेक्ट क्या क्या हैं? इफ़ेक्ट क्या है? फोर्स की वजह से क्या क्या होता है? तो इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स में फोर्स अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो उसको क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। सेकंड, अगर कोई बॉडी मोशन में है उसको क्या कर सकता है? रेस्ट पर ला सकता है या मतलब स्टॉप कर सकता है। थर्ड है कि बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है, वेलोसिटी बढ़ा सकता है। फोर्थ ये इफ़ेक्ट है कि वो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, चेंज द डायरेक्शन चेंज कर सकता है बॉडी का। और फिफ्थ ये है कि शेप और साइज को चेंज कर सकता है। मतलब अभी आपको बताया कंप्रेसिंग भी हो सकता है, तो शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। तो इस तरीके के इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स हैं कि फोर्स क्या क्या इफ़ेक्ट करता है। अब बात आती है कि बैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं और अनबैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं। मतलब फर्स्ट ये है कि बैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं। बैलेंस्ड फोर्स जैसे फॉर एग्जांपल ये हैवी बॉक्स है, ये क्या है? हैवी बॉक्स है, मतलब ये मूव नहीं करता। तो ये टेबल पर रखा हुआ है, तो इधर से अगर आप पुश कर रहे हैं तो इधर से क्या लगेगी? यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा जो पुश को फोर्स करेगा। नीचे क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। और ऊपर क्या? ग्राउंड की वजह से फोर्स लग रहा है, ग्राउंड की वजह से, मतलब फोर्स ऑफ एक्शन। इस तरीके से जब चारों तरफ से फोर्स लग रहा है और ये हैवी बॉक्स है, ये डू नॉट मूव, ये सारे फोर्स लग रहे हैं, जिसकी वजह से भी, इतने फोर्स लगने के बावजूद भी अगर ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये चारों तरफ से ये फोर्स पुश को बैलेंस कर रहा है और ये फोर्स ऑफ एक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है। इसी वजह से ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। अब आती है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स में फॉर एग्जांपल में अगर ये टॉय कार है, इसको आप पुश किए इधर से, तो इधर से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा, ऊपर ग्राउंड की वजह से फोर्स ऑफ एक्शन लगा, फोर्स ऑफ एक्शन, नीचे लगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगा, तो ये क्या होगा? टॉय कार जब इसको पुश करेंगे तो ये फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा और ये कार इधर मूव करेगी। तो इस तरीके से सारे फोर्स बैलेंस तो कर रहे हैं, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगने की वजह से ये कार इधर मूव करेगी। तो ये फोर्स लगने की वजह से जब ये कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसे क्या, कौन सा फोर्स कहते हैं?
अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट है आपका लॉज ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन के ने 3 अपने लॉज दिए थे। उस सबसे पहले ये अब क्या है, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को पढ़ेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये था कि जब कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है या फिर कोई बॉडी मोशन में है और वो सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये इन लोगों का स्टेट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और अ बॉडी इन मोशन एंड मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन और रिमेन इन मोशन until or unless an external force is applied on it। मतलब जब कोई बॉडी रेस्ट पर है ये तब तक अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, या फिर कोई बॉडी मूव कर रही हो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में, वो भी तब तक अपने स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो यही है, मतलब इसका क्या होगा डेफिनेशन, अ बॉडी रिमेन एट रेस्ट और रिमेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन with constant speed, constant velocity until or unless an external force is applied on it to change the state of motion or rest। कोई बॉडी रेस्ट पर है या फिर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो इसमें जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो एक प्रॉपर्टी है जो अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसको रेस्ट पे लाने के लिए, रोकने के लिए, या फिर कोई बॉडी रेस्ट पर है उसको मोशन में लाने के लिए, मूव ना करने के लिए जो एक प्रॉपर्टी होती है उसे इनर्शिया कहते हैं। मतलब इनर्शिया किसे कहते हैं, इट इज़ द property of a body which resist to move or resist to change the state of a body। मतलब जो अपनी बॉडी की स्टेट को चेंज ना होने के लिए जो प्रॉपर्टी है उसे क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास पर। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा मास का होगा तो उसमें इनर्शिया ज़्यादा रहेगा, जब कोई बॉडी का मास कम होगा तो उसमें इनर्शिया कम। दूसरा एग्जाम्पल यह है जब कोई एक कार मूव कर रही हो और अचानक
इसको रोक दिया जाए तो सारे पैसेंजर्स किस स्टेट में आ जाते हैं, वो जर्किंग मोशन में आ जाते हैं। जर्किंग मोशन में मतलब वो उनकी बॉडी क्या करती है, अपोज करती है कि अचानक स्टॉप ना हो। तो ये यहाँ पर सबसे बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ इनर्शिया यहाँ यूज होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फोर्स क्या कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स। फोर्स क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन भी होगा, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मतलब अब एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, एसआई यूनिट न्यूटन होती है। न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है। अब एक टर्म आता है मोमेंटम। मोमेंटम किसे कहते हैं, मोमेंटम क्या है, सबसे पहले ये जानिए। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। मतलब जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को उसको स्टॉप करना है तो जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के। अब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भी होगा, वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको रेस्ट पे लाने के लिए आपको दो बातों पर डिपेंड करेगा। एक तो फोर्स मास पर डिपेंड करेगा और एक वेलोसिटी पर करेगा। तो मोमेंटम किसे कहते हैं, तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द product of mass of body and velocity of its body, velocity of its body। मोमेंटम किससे डिनोट किया जाता है, पी से। पी मतलब मोमेंटम को डोनेट किया जाता है। और डिफिनेशन के हिसाब से मोमेंटम का फार्मूला क्या हो गया, P इक्वल टू एम इन टू वी। पी हो गया आपका मोमेंटम, एम हो गया मास और वी हो गया वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब इसमें इस फार्मूले को देखेंगे तो इसमें सबसे खास बात यह है कि ये मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी वजह से मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये कोई ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और ये इसका मास कितना है 2 kg। अगर इसका मोमेंटम बताना है P इक्वल टू एम इन टू वी, मतलब m कितना है 2 kg, वेलोसिटी कितना है 2, तो इसका क्या हो जाएगा 4 kg मीटर पर सेकेंड, इसका मोमेंटम हो जाएगा। मतलब मास जो है एक तरीके से कांस्टेंट मान सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसका कोई ना कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन इधर मूव कर रहा है। इसकी वजह से ये मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। सभी ऑल मूविंग बॉडी पोजेसेस मोमेंटम, मतलब जितने भी बॉडी मूव कर रही होती हैं वो सभी क्या पोजेस करती हैं, मोमेंटम, सभी बॉडीज़। अब इस फार्मूले में अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है, मान लेते हैं वो रेस्ट पर है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा P इक्वल्स टू एम इंटू 0, मतलब मोमेंटम क्या हो जाएगा 0। मतलब मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ मूविंग बॉडी के लिए ही पॉजेस होता है। अब बात आती है सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन का ये मतलब था कि मतलब
जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो भी फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। इसका डिफिनीशन हो जाएगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force acts in the direction of फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब सबसे खास बात यह है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। मतलब m इंटू फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन हो जाएगा तो v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। अब आपको लास्ट चैप्टर में बताया गया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू अपॉन टी, वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी, where u is initial velocity and v is final velocity, and t is time taken। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए, मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के आ जाएगा k इंटू एम ए, मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, एक मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये ला हमें क्या देता है, मतलब फोर्स मास और एक्सेलरेशन के बीच का जो रिलेशन होता है वो न्यूटन का सेकेंड लॉज ऑफ मोशन देता है हमें। अब यहीं से अगर F इक्वल्स टू एम ए आ गया, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी क्वेश्चन हो, ये मान लेते हैं इसका जो मास है वो 5 kg है और इसमें जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन लग रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन आपको बताना है। तो आपको पता है फोर्स इक्वल्स टू एम ए, तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा F/m, मतलब 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको ये पूछे कि 1 न्यूटन का फोर्स कब लगेगा, तो आप क्या बताएंगे कि आपको पता है F इक्वल्स टू एम ए और 1 न्यूटन का फोर्स लाना है, तो मतलब मास कितना हो जाएगा, इसमें 1 kg का मास हो जाएगा और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जब 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ऑब्जेक्ट रहे तब आपका 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जब कोई भी क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ को थोड़ा नीचे लाता है ताकि उसका जो मास है, उसका मोमेंटम है वो कम हो और उसका जो वो बॉल को सही तरीके से कैच करता है। मतलब कैचिंग
अ क्रिकेट बॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, NLM सेकेंड, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सेकेंड का। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पोर्ट टू अ कार ऑफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द मास ऑफ कार इज 1500 kg। मतलब आपको कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा एक कार को इंपोर्ट करने के लिए जिसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड और 10 सेकेंड में आपको इंपोर्ट करना है, और जो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब आपको गिवन क्या है, मास ऑफ कार कितना दिया हुआ है 1500 kg। इनिशियली मतलब क्या लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल स्पीड कितनी है 0 और फाइनल स्पीड कितना चल रहा है वो 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड फोर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कार की दी हुई है, एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। मतलब आपको पिछले चैप्टर में आपको एक इक्वेशन बताई गई थी, इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v=u+at। फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल 0 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है 10। मतलब 30 = 10a, एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया 30/10, मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन निकल गया। अब आपको पता है कि फोर्स ma होता है, मास कितना दिया हुआ है 1500 इंटू एक्सेलरेशन 3, तो क्या हो जाएगा इतना न्यूटन, 4500 न्यूटन, 4500 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड होगा कार को इंपोर्ट करने के लिए। अब है आप लोगों का न्यूटन का थर्ड ला मतलब जब आप जैसे कोई वॉल है ये दी वॉल है और यहाँ आप खड़े होकर इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, तो क्या ये दीवार यहाँ से खिसक कर मूव करके यहाँ आ जाएगी, नहीं आएगी। आप जितना फोर्स दीवार पर लगाएंगे उतना ही फोर्स दीवार आपके ऊपर लगाएगी। मतलब अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे दीवार भी आपको उतना ही फोर्स लगाएगी। इसका मतलब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब आप जितना एक्शन करेंगे, जितना आप इधर एक्शन करेंगे उतना ही इधर से आपको रिएक्शन मिलेगा। मतलब जैसे कोई आदमी पैदल चल रहा है, जैसे हम ही पैदल चलते हैं, तो ये जितना एक्शन करता है पैर उतना ही ये वाला रिएक्शन करता है। मतलब आपके चलने की वजह भी कौन सा लॉ है न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल है गन का। मतलब जब कोई भी गन से बुलेट फायर होती है तो इधर जितना भी एक्शन होगा उसका अपोजिट रिएक्शन होगा। मतलब गन भी रिकॉइल वेलोसिटी भी उतना ही बराबर होगा। इस तरीके से ये दो एग्जाम्पल है, वॉकिंग अ मैन एंड गन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहने का मतलब है जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट है, मान ली इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक, ये दोनों मूव कर रहे हैं और कुछ टाइम बाद इन दोनों में क्या हुआ, एक कोलिजन हुआ, भीषण कोलिजन हुआ, यहाँ पे कोलिजन हुआ यहाँ पे। उसके बाद कोलिजन होने के बाद फिर से इसका मास जो m1 मास का है वो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई v1 से, और जो m2 मास का था उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v2 से। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि मास ऑफ जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि बिफोर कोलिजन के पहले जितना भी मोमेंटम है वो मोमेंटम कोलिजन होने के बाद भी कंजर्व रहता है, और बाद कोलिजन होने के बाद जो मोमेंटम रहता है और बिफोर कोलिजन जितना मोमेंटम रहता है वो आपस में इक्वल रहते हैं। मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब बिफोर कोलिजन में क्या मोमेंटम था, इस ऑब्जेक्ट का देखा जाए तो मोमेंटम होता है p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम देखेंगे तो m1 इंटू u1 प्लस इसका क्या हो जाएगा m2 इंटू u2। वो कोलिजन होने के बाद ये क्या हो गया m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। इस तरीके से वो इनका मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहता है कोलिजन होने के बाद। अब फॉर एग्जांपल गन का भी मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन पॉजेस करता है। मतलब मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ गन। मतलब मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल्स टू मास ऑफ गन इंटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। इस तरीके से गन भी इसका एग्जाम्पल है। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट होता है।